तो दोस्तों पिछले स्लाइड में हमने सिलिकेट के बारे में जाना, उससे पहले हमने एसिड स्लरी के बारे में जाना, फिर सिलिकेट के बारे में। आज हम लोग कास्टिक सोडा के बारे में जानेंगे कि कास्टिक सोडा क्या होता है, इसका क्या यूज होता है, क्या एडवांटेज होती है और क्या डिसएडवांटेज होती है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कास्टिक सोडा होती है वो फिटकिरी के समान बड़े बड़े ढेलियों के रूप में आती है। जो आपके पास पाउडर के रूप में कास्टिक सोडा आती है, आप देखते होंगे पाउडर के रूप में कास्टिक सोडा, तो पाउडर के रूप में नहीं आती है, फिटकिरी के समान बड़े बड़े ढेलियों के रूप में आती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें अशुद्धि होती है। मैं अभी बताऊंगा कास्टिक सोडा का क्या वर्क होता है, आप लोग टेंशन ना ले, कितना डालना चाहिए, क्या करना चाहिए। दोस्तों मैं पिछले जो बताया था सिलिकेट के बारे में, अगर आप नहीं शायद बताना भूल गए होंगे इसका हम कितना यूज करते हैं, तो दोस्तों हम सिलिकेट का यूज फार्मूले के हिसाब से कर सकते हैं। 10% से 15% तक हम डिटर्जेंट पाउडर में यूज करते हैं। हालांकि कुछ फार्मूले में हम इसका यूज कम करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये बाइंडिंग का कार्य करता है, तो आपका जो डिटर्जेंट पाउडर है जमने लगता है। हालांकि इसके बारे में हम बहुत चीज़ बता दिया हूँ, फार्मूला में आगे बताऊँगा। तो दोस्तों मैं बता रहा था कि जो फिटकिरी के समान ढेलियाँ आते हैं उसमें अशुद्धियाँ पाई जाती है। और दूसरा आता है दोस्तों फ्लैक्स यानी चिप्स के रूप में। कास्टिक सोडा दो प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है आपका फिटकिरी के समान ढेलियों के रूप में, जिसे पाउडर के रूप में बदल दिया जाता है। दूसरा आता है फ्लैक्स यानी चिप्स के रूप में। क्योंकि इसमें अशुद्धि होती है, इसलिए आप जब भी यूज करेंगे तो आप फ्लैक्स यानी चिप्स के रूप में जो भी कास्टिक सोडा आता है आप इसका यूज करेंगे, ज़्यादा शुद्ध होता है, ये परिष्कृत रूप है, अच्छी क्वालिटी में होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बता दें कि कास्टिक सोडा का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो दोस्तों कास्टिक सोडा का यूज सबसे पहले सोप मेकिंग में होता है। दोस्तों मैं अभी बताऊंगा कास्टिक सोडा का क्या वर्क होता है। पहले आप जान लें साबुन बनाने में कास्टिक सोडा का यूज होता है, कास्टिक पोटास का भी यूज होता है। मैं अगले स्लाइड में कास्टिक पोटास के बारे में भी बताया हूँ, हालांकि वो वीडियो थोड़ी छोटी होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, थोड़ी बहुत बता रहा हूँ, मैं आपको साबुन बनाने की विधि नहीं बता रहा हूँ, थोड़ी बहुत आप जान लीजिए, आपके काम आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम करते क्या है, एक तेल ले लेते हैं। आप जानते हैं कि तेल में पानी नहीं घुलता है, लेकिन तेल में पानी घुलाने का भी आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अब तेल में भी पानी मिला सकते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या होता है, मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आपको पानी लेना होता है और पानी में आपको कास्टिक सोडा का घोल बनाना होता है। कास्टिक सोडा का घोल कास्टिक सोडा डालना होता है। फ्लेक्स यानी चिप्स के रूप में जो कास्टिक सोडा आती है वैसे बिना पाउडर बनाए इसमें डाल देंगे। थोड़ी देर में लगभग 15 से 20 सेकंड में पूरी कास्टिक सोडा घोल मिल जाएगी और कास्टिक सोडा का घोल तैयार हो जाएगा। थोड़ी देर 4 से 5 घंटे बाद यह ठंडी हो जाएगी। हालांकि ये गर्म हो जाती है, जो हम ये लिक्विड तैयार करते हैं घोल कास्टिक सोडा का, अपने आप गर्म हो जाती है। तो 4 से 5 घंटे में ठंडी हो जाती है। फिर आपको करना क्या है, इसमें तेल डालना, कोई भी ऑयल है आप इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दोस्तों वो जम के साबुन हो जाएगा। तो दोस्तों साबुन बनाना बहुत आसान है। आप सोच रहे होंगे कि साबुन बनाने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन डिटर्जेंट पाउडर से काफ़ी आसान है साबुन बनाना। दोस्तों एक गर्म विधि से भी बनती है, हालांकि मैं इसके बारे में आगे चर्चा करूँगा, साबुन के बारे में आगे चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कास्टिक सोडा के प्रति क्या सावधानी बरतनी चाहिए। मैं बताता हूँ इसका क्या और पता अभी बताऊँगा दोस्तों, टेंशन ना ले। दोस्तों 318 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है, इसलिए आप इसे धूप व नमी से बचा के रखना, धूप व नमी से बचा के रखना। दोस्तों इसे आप एयर टाइट रखना है, यानी कि आप इसे जिस भी डब्बे में रखते हैं, जिस भी कनस्टर में रखते हैं, वो एयर टाइट बंद होनी चाहिए। आप कोई भी पॉलीथीन रखते हैं तो सबसे पहले इसे एक पॉलीथीन में रखना है और पॉलीथीन को पैक करके किसी डब्बे में रखना है। दोस्तों इसे धूप और नमी से बचा कर रखना। मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे ऐसे ही कास्टिक सोडा रख देते हैं, मान के चलिए आप यहाँ पे कास्टिक सोडा रख के छोड़ देते हैं, तो दोस्तों जी जितना वातावरण में नमी है उस नमी को ये ऑब्जर्व करता है और अपने आप पिघल जाता है। हालांकि अपनी शक्ति नहीं खोता है, मैं इसके बारे में अभी आगे बता रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बता ही दूं कि इसका वर्क क्या क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें क्षार बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, क्षार बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, यानी कि आपका जो सोडा ऐसा आता है, सोडा है उससे लगभग 3 से 4 गुना इसमें क्षार की क्षमता होती है, यानी कि इसकी सफाई क्षमता उससे 3 से 4 गुना भी हो जाती है। हालांकि ये थोड़ी ज्वलनशील होती है त्वचा के लिए, तो इसलिए हम इस समय डिटर्जेंट पाउडरों में कास्टिक सोडा का फ्री रूप से
यूज कर ही नहीं सकते। इसका घोल बना के हम एसिड स्लरी को न्यूट्रलाइज करने के रूप में कर सकते हैं। हालांकि कम मात्रा में आप डायरेक्ट मिला सकते हैं घोल के, लेकिन मैं आपको फार्मूले में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा कि हम कास्टिक सोडा का घोल, ज़्यादा घोल अपने डिटर्जेंट पाउडर में यूज क्यों नहीं कर सकते। मैं शुरू से बता रहा हूँ कि आप घोल बनाइए, सिलिकेट का घोल बनाइए, कास्टिक सोडा का घोल बनाइए, लेकिन जो आप डिटर्जेंट पाउडर बनाते हैं उसमें पानी का घोल बहुत ही नुकसानदेह होता है। आपका सोडा ऐश को एकदम निष्क्रिय कर देता है। मैं आप अभी सोडा ऐश के वीडियो में आपको बताऊंगा, इसके अगले लेसन में, अगले स्लाइड में मैं सोडा ऐश के बारे में ही बताऊंगा। हालांकि इस समय हम कास्टिक सोडा के बारे में जानते हैं। दोस्तों अगर आप पानी में कोई अन्य सोडा, जैसे सोडा ऐश घोलते हैं तो घोलते ही उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है, कुछ देर में 5 से 7 मिनट में उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है। लेकिन कास्टिक सोडा के क्षेत्र में यह स्थिति इसके ठीक विपरीत है। अगर 3 से 4 महीने भी अगर पानी में घोल के अगर कास्टिक सोडा रख देते हैं, फिर भी इसकी सफाई क्षमता वैसे की वैसे रहती है, यानी कि इसकी सफाई क्षमता समाप्त नहीं होती है। यानी कि यह इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और सोडा इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर पानी के संपर्क में आता है तो 5 मिनट तक सफाई क्षमता करती है, उसके बाद समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ, इसका सबसे मुख्य कार्य होता है एसिड स्लरी को न्यूट्रलाइज करना। तो दोस्तों आप सिलिकेट में देखते हैं कि ज़्यादा सिलिकेट और ज़्यादा पानी का यूज होता है, जो पानी हमारे डिटर्जेंट पाउडर के लिए काफ़ी खतरनाक होता है। तो मैं आपको बता दूं इसमें बहुत ही कम लगता है। जैसे आपको 1 किलोग्राम एसिड स्लरी न्यूट्रलाइज करनी है तो मात्र आपको 175 ml पानी लेना है। वहीं आप सिलिकेट का जब घोल बना रहे थे तो लगभग 1.5 लीटर पानी लेना होता था। आप देख सकते हैं लगभग 10 गुने से थोड़ी सी कम पानी की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, एक बहुत बड़ा टब ले लेना है और उसमें पानी डालना है 175 ml, फिर उसमें 140 ग्राम, मात्र 140 ग्राम, आपका जो सिलिकेट 1 kg लग रहा था, मात्र यहाँ पे 140 ग्राम ही कास्टिक सोडा लग रहा था। 140 ग्राम कास्टिक सोडा घोल बना देंगे। जब 4 से 5 घंटे बाद ये ठंडी हो जाएगी तो इसमें हम 1 किलोग्राम एसिड स्लरी डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, जिससे हमारा एसिड स्लरी न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो दोस्तों आगे स्लाइड में हम चलते हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अगर 1 kg पानी लेते हैं प्लस 1 kg कास्टिक सोडा लेते हैं तो कास्टिक सोडा का जो घोल बनेगा वो 50 बामी शक्ति का तैयार होगा। 50 बामी शक्ति ऐसे हम लिखते हैं। अगर हम आगे आने वाले फार्मूले को मैं तो आपको डिटेल बता दूंगा, लेकिन अगर कहता हूँ 50 बामी शक्ति का हमें घोल चाहिए तो आप समझ जाइए कि 1 किलोग्राम कास्टिक सोडा और 1 किलोग्राम पानी का हम घोल बनाए हैं, जिसे 50 बामी शक्ति कहते हैं। आप जैसे जैसे पानी की मात्रा बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसकी शक्ति, बामी शक्ति कम होती जाएगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कास्टिक सोडा काफ़ी भारी होता है, जो इसका घोल बनता है वो भी भारी हो जाता है। इसलिए आप जब भी यूज करें कास्टिक सोडा घोल का, इसका तौल के यूज करें। मैं घोल के भी बारे में बताऊंगा कि 1 किलो घोल के यूज करना है, 2 किलो घोल, जैसे मैं आपको बोलूं कि 50 बामी शक्ति का 1 किलो आपका कास्टिक सोडा का घोल बनाना है तो आप समझ जाएंगे क्या करना है। तो दोस्तों ये काफ़ी भारी होता है, इसलिए आप इसे तौल कर ही हमेशा यूज करें। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको कास्टिक सोडा के बारे में बहुत चीज़ क्या सब चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर कुछ काच बाकी रह भी जाती है तो मैं आगे आने वाले स्लाइड्स में कभी भी याद आता है तो मैं आपको बता दूंगा। हालांकि नहीं याद आता है तो भी मैं आपको जब डिटर्जेंट पाउडर का फार्मूला बताऊंगा उस समय सब कुछ आपको बता दूंगा।